Hello, good morning students. Today we are starting fifth chapter of your Indian economic development book, that is India's foreign trade. Foreign trade means import and export of goods and services by India across different countries in the world. It is administered by the Department of Trade and Commerce through central government, means at the level of central government it is administered by the Ministry of Trade and Commerce. So first topic of this chapter is what is international trade or foreign trade. Domestic production of certain goods may exceed their domestic consumption. What does a country do with its surplus output? Surplus output मतलब क्या होता है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है एक इकोनॉमी में उतना उसका डोमेस्टिक कंजप्शन नहीं होता है. सपोज़ हमारी पूरी इकोनॉमी में 100 यूनिट्स कंज्यूम होती हैं और प्रोडक्शन हम कर रहे हैं 150 यूनिट्स का, तो 50 यूनिट्स जो डिफरेंस है वो बन जाएगा क्या, सरप्लस आउटपुट. तो ये सरप्लस आउटपुट बाहर किसी कंट्री में मींस फॉरेन कंट्री में सेल कर दिया जाता है, तो उससे जो जनरेट होगा वो क्या कहलाएगा, फॉरेन ट्रेड. एक्सपोर्ट जो कर दिया जाएगा तो उससे जो जनरेट होगा वो कहलाएगा फॉरेन ट्रेड. इट एक्सपोर्ट इट टू द अदर कंट्रीज एंड अर्न्स मनी. एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट सर्टेन गुड्स एंड इम्पोर्ट सर्टेन अदर गुड्स. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्टेन एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट countries is called international trade. Export and import of goods, आयात और निर्यात, मंगवाना गुड्स को अदर कंट्री से और अदर कंट्रीज में सेल करना, और गुड्स का भी सेल करना और सर्विसेज को भी सेल और परचेज करना अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो भी ये व्यापार होता है ये क्या कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेड. यहाँ पे देखिए एक पिक्चर बना हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड का, ग्लोब का कुछ शेप बना हुआ है, हर कंट्रीज में लोग खड़े हुए हैं अपना अपना बॉक्स लिए, मीन सेलिंग जो उनको करनी है ऑब्वियसली, तो सेलिंग और परचेजिंग एक दूसरे के साथ करते हैं, तो ये कहलाता है इंटरनेशनल ट्रेड. इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स. अब यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज while international trade is based on international specialization is based on the principle of comparative cost advantage. जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, जो कंट्री जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट है वो उसका ही एक्सपोर्ट करती है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज पर बेस्ड होता है. सेकेंड पॉइंट इज अ कंट्री स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड विच इट कैन प्रोड्यूस एट कॉस्ट लोअर दैन अदर कंट्रीज. एंड थर्ड पॉइंट इज इंटरनेशनल ट्रेड दस facilitate export of goods to the rest of the world at a price higher than in the domestic market. And fourth point is it facilitates import of goods at the price lower than in the domestic market. These are the gains of the international trades. And fifth point is also by offering a much wider size of market compared to the domestic market, international trade enhance the opportunities of investment for the trading partners. जो trading partners होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है इंटरनेशनल ट्रेड की. नेक्स्ट, हायर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर जीडीपी ग्रोथ. दस इट कैन बी सेड दैट इंटरनेशनल ट्रेड सर्व्स एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ. इंटरनेशनल ट्रेड को हम इंजन ऑफ ग्रोथ की कैटेगरी में रख सकते हैं. अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा तो जो ग्रोथ का वर्क है वो स्लो पड़ सकता है. अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स इज गिवन हियर, गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इस बॉक्स में अप्रोक्स 7 पॉइंट दिए गए हैं आपको कि इंटरनेशनल ट्रेड अगर होता है तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. जैसे कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन हमारे प्रोडक्ट को मिलेगा. अगर इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलेगा अदर कंट्री से. हम हमारे जो प्रोडक्ट है उसके लिए डोमेस्टिक मार्केट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में उसकी एक नई ग्रिप क्रिएट होगी. तो इस तरह से कुछ बेनिफिट्स के पॉइंट, के पॉइंट दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं. नेक्स्ट, सेकेंड टॉपिक इज गिवन दैट इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. अब हम बात करते हैं कि आज़ादी के समय इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था. नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन केयरफुली फॉर द ग्लिम्स ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. फर्स्ट पॉइंट इज गिवन, इंडियन इकोनॉमी suffered its colonial exploitation during the British regime. The British used our natural resources as a raw material for their domestic industrial output. क्या करते थे ब्रिटिशर्स, जो हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल था वो इंडिया से एक्सपोर्ट कर लेते थे फॉरेन में, ब्रिटिश में, और उसके बाद वहाँ उसको फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करके, उसको फाइनल गुड्स तैयार करके इंडिया में ही सेल करते थे. इसके ही कारण से इंडिया का जो हैंडलूम मार्केट था वो ख़राब होता जा रहा था. तो मतलब इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को वो ब्रिटिशर्स के फाइनल प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते थे.
Besides a source of raw material, the Indian economy was also exploited as a market for the British industrial goods. Next point is given, substantial export of raw material from India gave some impetus to the volume of its international trade, which had significantly declined owing to the decay of Indian handicrafts. जो वो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और उससे फिनिश्ड गुड्स तैयार करते थे और उसको इंटरनेशनल ट्रेड के तौर पे मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में उसका यूज़ करते थे आउटपुट का, तो उससे जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट का जो बिजनेस था उसका डिके होता गया. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अवर बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट वॉज फेवरेबल. जब हम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था उसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा थे और इम्पोर्ट थोड़े कम थे. इन 1946-47 एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इम्पोर्ट वर एस्टिमेटेड एज 31 करोड़, दो इन 1947-48 द बैलेंस ऑफ ट्रेड हैज़ श्रंक टू 14 करोड़ तक ये श्रंक हो गया था एकदम से, मतलब कम हो गया था. एज रिगार्ड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, it was largely restricted to Britain simply because the British rulers exploited the Indian economy as a source of raw material and as a market for their export. The composition of trade indicated backwardness of the economy as our export included largely of raw material while our imports include largely of finished goods. Export हम किस चीज़ का करते थे? रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स का. उस कारण जो हमारी इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे स्पॉइल होती गई. अब यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. ये तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम का या टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने बताया है कि फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी. अब टॉपिक दिया है कि फॉरेन ट्रेड की कंडीशन क्या हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस. अंडर प्लान प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड रिकॉर्डेड अ नोटिसेबल चेंज. फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफर अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड. वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, अभी साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड. सो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द क्वांटम ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री. वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मतलब होता है कि कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं और कितना हम इंपोर्ट करते हैं. अब टेबल नंबर वन जो है वो दिया गया है, वो ये शो करता है कि वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड इंडिया का क्या है 1951 से लेके अभी तक का. Here table number 1 is given volume of India's foreign trade during the different plans of period. फर्स्ट प्लान से लेके 12th प्लान तक का डाटा दिया है. जो इंडिया का वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो कंटिन्यूस इंक्रीज़ होता गया है. फर्स्ट प्लान के टाइम ये 6,760 करोड़ था और अब ये हो गया है आपका 2,21,91,132. काफ़ी कुछ इसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ गया है. आप इस टेबल को पढ़ सकते हैं. अब यहाँ पे इन्होंने दिया है इट सीम्स टू बी एन इम्प्रेसिव स्टोरी, हाउएवर देयर आर एलिमेंट्स ऑफ डिस्ट्रेस इन दिस स्टोरी. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नोट टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड. फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ राइज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हैज़ बीन हाई इन ओइंग टू द बेस इफेक्ट. इट मीन्स इनिशियली द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वॉज वेरी लो. आप टेबल को देख सकते हैं. टेबल में जो पहले इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की हुई है, जो फर्स्ट प्लान आया है उस समय काफ़ी कम था. फिर स्लोली जो इसमें इंक्रीज़ हुआ है वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम का इंक्रीज़ हुआ, बहुत स्मॉल इंक्रीज़ हुआ है. सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है वाइल ओवर द टाइम इंडियाज़ फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैव टेंडेड टू राइज, इंडिया शेयर इन द ग्लोबल ट्रेड हैज़ टेंडेड टू डिक्लाइन. इट डिक्लाइन फ्रॉम 1.8% to 1950 to 51 to 0.5% in 1991. Next, it is only after the initiation of economic reforms आने के बाद ये कंडीशन जनरेट हुई है इंडिया में. एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ट्रेड में जो इनका शेयर था वो कम होता गया. अगेन इट इज़ ओनली आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हैज़ बिकम सिग्निफिकेंट. Now next topic is given here, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. अब जब हम इंडिया के फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें इसका पार्ट है. कंपोजिशन ऑफ ट्रेड refers to the item of export and import. After independence, there has been a substantial change in the composition of India's foreign trade. Following observation highlight the principal changes with regard to import and export of India's foreign trade. First point is decline in percentage share of agricultural export. There has been significant decline in the percentage share of agricultural item in total export. It happened owing to the fact that India started using its farm product as a raw material for its domestic industry. जब इंडिया है अब
वो फार्म प्रोडक्ट्स जो होते हैं, या कहना चाहिए कि जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करते थे, अब वो कम करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल हमारे यहाँ ही इतनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जनरेट हो गई है कि इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल चाहिए, और एग्रीकल्चर अब उन्हीं इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल की डिमांड को पूरा कर पाता है। नेक्स्ट, दैट द सब्सटेंशियल राइज इन इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ रेज दैट डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ फार्म प्रोडक्ट। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ हुई है, तो जो फार्म प्रोडक्ट है वो सारा इंडियाज़ की पॉपुलेशन के लिए कंज्यूम करने में ही लग जाता है। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। कन्वेंशनल आइटम्स ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स लाइक jute, tea, food grains and minerals. These items constituted the bulk of India's export at the time of independence, but with the plant development program in place, domestic demand for the conventional item tends to rise. अब इंडिया की इन चीज़ों की डिमांड इंडिया में ही आने लगी है, लाइक जूट, टी, फूड ग्रेन्स, तो यहीं इंडिया में ही इनकी सप्लाई हो जाती है, तो अदर कंट्रीज़ को, अदर फॉरेन ट्रेड में हम इन कन्वेंशनल आइटम्स का यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, कम से कम इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन टोटल export has tended to rise. Presently, gems and jewelry is India's highest exporting category of goods. इंडिया की जो सबसे ज़्यादा exporting category of goods है वो gems and jewelries है. This point is to be fact that the plant development program launched after independence have started yielding result. These changes in the composition of India's foreign trade suggest that India is no longer a static or backward economy. Indian economy is no longer merely agrarian reform. अब इंडियन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल या एग्रीन इकोनॉमी नहीं रह गई, अब वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी होती जा रही है। इट इज़ शोइंग दैट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द predominance of primary sector to that of secondary and tertiary sector. Here next topic is given, that is direction of foreign trade. Since 1951, direction of India's foreign trade has also undergone a substantial change. List of our trading partners has tended to expand over time, which point to our stronger foothold in the international market. 1951 से लेके अभी तक की बात करें तो हम ये कहेंगे कि इंडिया ने जो अपना इंटरनेशनल मार्केट है वो काफ़ी एक्सपांड कर लिया है, इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छी ग्रिप बना ली है। Presently, our major trading partners are UAE, China, USA, Switzerland, Singapore, Australia, Iran, Hong Kong, कोरिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान एंड बेल्जियम। इतने सारे कंट्रीज़ हमारा कहना चाहिए कि ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, इनसे इंडिया ट्रेड करता है। अ नोटेबल फीचर ऑफ डायरेक्शनल पैटर्न ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड इज दैट in the recent year, UAE, United Arab Emirates, has emerged as our leading partner. USA, which was our leading partner till 2007 and 8, has slipped to the third position. यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें बताया है शेयर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन इंडियाज़ एक्सपोर्ट, USA, UAE, China and others. USA's share in the India's export during 16-17 was recorded 15%, while UAE has 11%, and China's share in India's export has recorded about 3.7%. The share of other different countries was also given in the pie chart, like of China, USA, Saudi Arabia, Switzerland, and others. Saudi Arabia has also emerged as our significant trading partner. According to about 4% of the India's foreign trade is dependent on India's foreign trade between 2010 to 11 and 16 to 17. It is interesting to note that in the wake of globalization and free trade, Chinese goods have dominated the Indian market much more than Indian goods in the Chinese market. Consequently, our import from China have risen much more than the export to China, so that China has succeeded much more than India in harnessing the gains of international trade. हम क्या कर रहे हैं कि चाइनीज़ गुड्स पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं बजाय इंडियन गुड्स के, मतलब इंडियन मार्केट में भी चाइनीज़ प्रोडक्ट ने अपनी एक ग्रिप बना ली है। उसके कारण क्या हो रहा है, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, और चाइना इंटरनेशनल मार्केट में सक्सीड होता जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 1991 अ ईयर ऑफ डिवाइड। 1991 को एक ईयर ऑफ डिवाइड की नज़र से क्यों देखा जाता है? स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ब्रिंग अबाउट अ सिग्निफिकेंट पॉइंट that the volume of trade has tended to gain momentum only after 1990. 1991 के बाद ही इंटरनेशनल ट्रेड में एक बड़ा मोमेंटम आया था। क्यों आया ये मोमेंटम? तो यहाँ 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं रीज़न के तौर पे। टिल 1990 वी वर रिलाइंग ऑन द डिफरेंट ट्रेड स्ट्रेटजीज।
We are relying on inward-looking trade strategy which failed to yield the desired result. It was only in 1991 that we shifted to the strategy of export promotion which triggered a rise in our export and import. पहले 1991 के पहले मतलब 1990 के लगभग हम किस स्ट्रेटजी पे चलते थे? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजीज पे, दूसरी कंट्रीज पे ज़्यादा डिपेंड रहते थे, इम्पोर्ट ज़्यादा करते थे एक्सपोर्ट करने की वजह पर। 1991 के बाद हमारी स्ट्रेटजी चेंज हुई, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगे, रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट है वो यहीं बना के डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल करने लगे और फॉरेन मार्केट में भी सेल करने लगे। उसको इसीलिए 1991 को ईयर ऑफ डिवाइड कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ट्रेड स्ट्रेटजी क्या है? Inward looking trade strategy refer to the policy of reliance on import substitution and protection to the domestic industry through import restriction and import duties in the areas of international trade। जो इंटरनेशनल ट्रेड के एरियाज हैं जहाँ से हम गुड्स इम्पोर्ट करते हैं तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे ज़्यादा फोकस किया गया। ये इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब होता है जो प्रोडक्ट हम अदर कंट्रीज से ख़रीद रहे हैं वही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट हम इंडिया में बनाना शुरू कर दें तो हमें अदर कंट्रीज़ पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। Here some points are given. First, import substitution implies domestic production of those goods which economy has been importing from rest of the world. This is the strategy to save the foreign exchange by restricting the volume of import. Next point, foreign exchange was to be utilized for the development imports which is essential for growth and development but cannot be produced domestically owing to the lack of technology. By adopting inward-looking technology strategy, the government preferred to economize the use of foreign exchange. Also, the government wanted to protect the domestic industry from the international competition. International competition से अगर domestic industry को सेव करना है तो सबसे बेस्ट पॉलिसी रहेगी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है बॉक्स के अंदर, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और साइड में एक टॉपिक दिया हुआ है फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, टैरिफ्स एंड कोटास, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। Here next topic is given, impact of inward looking trade strategy on the domestic industry. India pursued a trade strategy to protect its domestic industry from the foreign competition. This is called inward looking trade strategy. It had both good as well as bad impact. इसके good impacts भी आए थे और bad impacts भी आए थे। पहले हम पढ़ते हैं good impact क्या थे। Following observation highlight the good impact of inward looking trade strategy. First is high rate of industrial growth with structural transformation. Despite Green Revolution, the percentage of contribution of the industrial sector to GDP increased from nearly 12% in 1951 to nearly 25% in 1991. Rising share of industrial sector in GDP is a sign of economic growth based on the structural transformation in the country. Structural transformation मतलब होता है कि मेनली जो हमारा GDP है वो इंडस्ट्री सेक्टर से ज़्यादा बने। तो 1991 के बाद जो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी आई थी, इसके बाद जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। मतलब जीडीपी में सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं रह गया था, इंडस्ट्रियल ट्रेड का भी काफ़ी पार्ट इसमें रहा था। सेकेंड इम्पैक्ट आया था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। द पीरियड ऑफ 1951 to 1991 saw diversification of industrial growth as indicated by the following observation. Modern industry was no longer confined to textile and jute. Thanks to this inward-looking trade strategies, industrial growth started spreading across engineering goods while wide range of consumer goods. पहले जो इंडस्ट्रीज थी वो जनरली टेक्सटाइल और जूट की थी, पर ये जो स्ट्रेटजी आई ना इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी ट्रेड स्ट्रेटजी, इसके बाद ये इंजीनियरिंग गुड्स की इंडस्ट्री भी इंडिया में सेटअप हो पाई। Owing to the inward-looking strategy, there was a noticeable growth of the sunrise industries, that is, electronic industry. It is widely recognized that electronic industry would have failed to take roots in the domestic economy had the policy of protection not been pursued. Growth of automobile industry in India was also ascribed to inward-looking trade strategies. Exposed to international competition, these industries would have failed to survive. Next point is given of good impact, that is opportunities of investment. Investment की निवेश की opportunities अवसर आ गए थे। Protection to SSI, small scale industry, opened new opportunities of investment for those who did not have much capital. जिनके पास ज़्यादा capital नहीं थी
उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ गई थी इन्वेस्टमेंट की। इट ऑल्सो इम्प्लाइड द यूज ऑफ लेटेंट रिसोर्सेज इन द कंट्री विच अदरवाइज वुड हैव रिमेन आइडियल। जिन रिसोर्सेज का कंट्री में यूज़ ही नहीं होता था, उन लेटेंट रिसोर्सेज का भी यूज़ होना शुरू हो गया, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तो रिसोर्सेज का यूज़ होगा, जिसके कारण ग्रोथ भी होगी, और वो ग्रोथ कैसी होगी? इक्विटी के साथ, इक्वालिटी के साथ। नाउ वी विल रीड बैड इम्पैक्ट्स। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द बैड इम्पैक्ट्स ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। फर्स्ट इज ग्रोथ ऑफ inefficient public monopolies. Protection of public sector industry lead to growth of the inefficient monopolies. Telecommunication was a government monopoly till about 1990. जो telecommunication department है वो government monopoly रहा है 1990 तक. We all know that people had to wait for years and years just for telephone connection. But now you get repeated SMS offering you a new telephone connection free of charge. Next is lack of competition implied lack of modernization. Old users of car still remember that Ambassador and Fiat were the only two car models produced by the domestic countries in India. ये दो ही कार मार्केट में, इंडियन मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूस होती थी. No doubt that the domestic car industry flourished as a near monopoly owing to the policy of protection, but prolonged protection failed to prompt the domestic producer to upgrade or modernize their product. Consequently, Fiat and Ambassador continued to be owners' pride as long as policy of protection was pursued, and after the policy of protection was withdrawn, people rejected these cars as a good riddance. Next point is given indiscriminate spread of public sector enterprises. The period of 1950 and 1980 was marked with the trend to do anything and everything through public sector undertaking. So much so that the public sector undertaking in their bid to play a role of crusader. मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे वो सारे अपने ही अंडर में, उन्होंने सारे सेक्टर अपने ही अंडर में रखे हुए थे. मीन्स पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ज़्यादा थे तो हर चीज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के थ्रू ही होती थी. तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती थी एंड started swallowing up the opportunities of investment for the private entrepreneur. प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो भी मिलती थी इन्वेस्टमेंट की वो सारी पब्लिक सेक्टर ले जाती थी. वन कैन अप्रिशिएट कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी टू बी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बट वन फेल्स टू अंडरस्टैंड द लॉजिक when public sector enterprises start producing bread and shoes, it amounts to indiscriminate spread of public sector enterprises. Public sector enterprises का indiscriminate spread होना शुरू हो गया था. यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है indiscriminate spread of public sector enterprises in producing goods like bread and shoes which could easily be left to the private sector implied indiscriminate and irrational use of public resources and swelling up the opportunities of investment for private entrepreneur. मतलब अगर इतनी छोटी छोटी कंज्यूमर गुड्स के भी लिए अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वर्क करेगी तो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस का किस चीज़ के लिए हैं? मतलब उनके लिए तो ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ बचेगी इन्वेस्टमेंट के लिए और सारे रिसोर्सेज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही यूज़ कर लेगी, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला. नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन इकोनॉमिकली अनवायबल state enterprises a political compulsion. Any private sector enterprises would ultimately shut down if found to be economically unviable unit. But in case of public enterprises, it always has been a political compulsion to bear losses and continue operating unviable enterprises. Political जैसे कोई यूनिट है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस की कोई यूनिट है, अगर वो इकोनॉमिकली वीक होती है तो उसको बंद कर दिया जाता है. पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्या होता है? पॉलिटिकली कंपल्शंस लगना शुरू हो जाते हैं. मीन्स पॉलिटिक्स वहाँ पे आ जाती है, उन इंटरप्राइजेस को बंद ही नहीं किया जाता है. ट्रेड यूनियंस एंड पॉलिटिशियंस अपोज शटडाउनिंग ऑफ द अनवायबल पब्लिक इंटरप्राइजेस ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ द सोशल injustice and injustice to the workers. Gradually, the government started realizing that the bad impact of inward-looking policy were overshadowing the good impact. Accordingly, by the end of 1990, the government started giving a serious thought of new economic policy, which was put in place in 1991, which we will discuss in next chapter, that is 6th chapter of new economic policy reforms.